दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। चड्ढा साहब जिस दिन से चंदन और प्रिया से मिलकर आए थे, उस दिन से ही एक कुटिल शंका उनके मन में बार बार सोल की भांति चुभे जा रही थी। उन्हें जब भी काम से जरा दम लेने की फुर्सत होती, तो तभी वह शंका अपने पंख फैलाकर उनके दिल में अंधेरा करने लगती थी। चड्ढा साहब को जब कई दिन इसी उधेड़-बुन में गुजर गए और वो किसी समाधान पर न पहुंचे, तो उन्होंने अपनी इस परेशानी को अपने अजीजों में बांटने की सोची। चड्ढा साहब ने अपने विचार दौड़ाए तो उन्हें अपने विचार एक ही व्यक्ति के नाम पर रुकते दिखाई दिए और वह नाम था मोहिनी, प्रिया की मम्मी। ऑफिस में बैठे चड्ढा साहब के दिमाग ने ये निर्णय लिया तो उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और एयरपोर्ट पर फ़ोन मिलाया। बातें हुई तो पता चला कि मोहिनी वहाँ नहीं है, बाहर गई है, शाम की फ्लाइट से लौट आएगी। परेशानी का कोई हल न मिला तो चड्ढा साहब ने फोन रखा और अशांत चित्त से उठकर ऑफिस से बाहर खुली हवा में चले गए। शाम होते होते सूरज अपने क्षितिज में पहुंचा तो चड्ढा साहब भी अपना सामान समेटकर घर पहुंचे। उन्होंने अशांत मन से ही खाना खाया और फिर फोन उठाकर मोहिनी के पास नंबर मिलाया। सौभाग्य से इस बार मोहिनी आ चुकी थी। समय की धूल हर एक रिश्ते की चमक को धीरे धीरे घटाती जाती है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके मोड़ पर इस समय की धूल का एक एक कण उस रिश्ते की मजबूती को और अधिक मजबूत करता चला जाता है। और ऐसा ही एक रिश्ता होता है भाई और बहन का। मोहिनी भले ही आधुनिक समाज में कितनी ही रच बस गई हो, लेकिन जब उसने अपने भैया का फोन सुना तो दौड़ी आई। पहले दुआ सलाम हुई, फिर आगे बात हुई। चड्ढा साहब ने पूछा, मोहिनी तुम चंदन और प्रिया के पास कब गई थी? मोहिनी, भैया मुझे तो 5-6 महीने हो गई। एडमिशन से कुछ दिनों के बाद एक बार गई थी। चड्ढा साहब, मैं सोच रहा था मुझे तो टाइम नहीं मिलता, तुम ही एक आध बार बच्चों का पता ले आया करो। नहीं भैया, मेरे पास भी कहाँ समय है, हर रोज कहीं न कहीं जाने का नंबर लगा रहता है। चड्ढा साहब, अरे मुझे पता है, लेकिन एक आध बार बच्चों के बारे में भी तो सोचना चाहिए, जाकर देखना तो चाहिए कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। इस बार चली जाओ, आगे से स्वयं चला जाया करूंगा। चड्ढा साहब ने कुछ दबाव डालते हुए कहा। ठीक है भैया, जब तुम कहते हो तो मैं 2 दिन
की छुट्टी लेकर चली जाती हूँ। मोहिनी ने ऐसे में आए बोझ को अनिच्छा से सर पर रखते हुए कहा, ठीक है, जरूर जाना। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट भैया, कहते हुए मोहिनी ने फोन रख दिया। इन सभी बातों का निष्कर्ष यह निकला कि चड्ढा साहब शर्म और जिल्लत से अपने मन की शंका को तो न प्रकट कर सके, लेकिन अपनी बातों ही बातों के प्रभाव से मोहिनी को हॉस्टल जाने के लिए जरूर मना लिया, ताकि वह भी वहां जाकर वहां के वातावरण के बारे में कुछ अच्छे बुरे को महसूस कर सके। इधर मोहिनी भी दूध पीती बच्ची न थी। भाई की बातों में इतना दबाव उसने आज से पहले कभी महसूस न किया था। जाकर तो देखना चाहिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। भाई के द्वारा कहे गए इस वाक्य ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं सारा दिन इन्हीं विचारों के बारे में सोचती रही। उसने अपनी 2 दिन की छुट्टी कराई और देर रात तक घर पहुंची। घर पर पतिदेव भी उपस्थित थे, लेकिन उनसे अपने जाने के बारे में उन्हें कुछ न बताया और बिना किसी वार्तालाप के घोंसले में दूसरी तरफ को मुंह करते हुए सो गई। मोहिनी और अभिषेक दोनों थे तो पति पत्नी जरूर, लेकिन उनमें पति पत्नी वाला कोई व्यवहार न था। दोनों थे तो एक ही घोंसले के पक्षी, लेकिन दोनों स्वतंत्र, जिसका मन जहाँ चाहे वहाँ उड़े। एक दूसरे के क्रियाकलापों से उन्हें कुछ लेना देना न था। आपस में कोई तालमेल भी न था। और यदि उनके जीवन में आई इस असामंजस्य व्यवहार के मूल में पहुंचे तो इसका कारण था उन दोनों के विचारों में भिन्नता। मोहिनी एक स्वच्छंद और मनमोजी व्यवहार की नारी थी। हालांकि अब वो मौज मस्ती जीवन में काफी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी युवावस्था से अब तक अपने इस व्यवहार को काफी प्राथमिकता दी थी। उसके विचारों में स्वतंत्रता का नाम जीवन है और वह किसी भी प्रकार से नैतिक और सांसारिक बंधन को मानना पसंद नहीं करती थी। अभिषेक की उपस्थिति तो उसके जीवन में केवल नाम मात्र को ही थी। केवल सामाजिक पूर्ति के लिए वे एक दूसरे के साथ रह रहे थे। अभिषेक एक साधारण पुरुष था। उसके विचारों में जीवन की परिभाषा कुछ और थी और वह नैतिक और सांसारिक बंधनों को मानता था। हालांकि इसके जीवन में ये मूल्य काफी हद तक समाप्त हो चुके थे और उसका अधिकांश समय होटलों में बीतता था, लेकिन फिर भी उसके दिल की गहराइयों में
ये आज भी उपस्थित थे और सामने आते ही आज भी वह नैतिक और संस्कारिक मूल्यों की कदर करता था। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।